वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। तगड़ा झटका लगता है। हरीश रावत लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहीं से कांग्रेस में टूट की एक और कहानी भी शुरू होती। विजय बहुगुणा की डिमांड थी कि उनके करीबी सुबोध उनियाल को कम से कम मंत्री बनाया जाए। नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आज हम कुछ उन पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं जो बताएंगे कि आखिर कैसे एक राज्य के निर्माण के बाद जब पहला विधानसभा का चुनाव होता है तो नतीजे चौंका देते हैं। 2002 का वक्त रहा जब गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी से मैसेज मिलता है कि उनको उत्तराखंड के लिए कल सुबह उठने से पहले आज रात्रि में एनडी तिवारी से मिल लेना चाहिए। गुलाम नबी आजाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी थे। उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हो चुकी थी और उसको बहुमत मिल चुका था। गुलाम नबी आजाद को उत्तराखंड देहरादून पहुंचना था, क्योंकि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत को मोटे तौर पे माना जा रहा था कि उन्हीं का विधायक दल में नेता चुना जाना तय है और वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सोनिया के निर्देश पर गुलाम नबी आजाद एनडी तिवारी के आवास पर करीब 10 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो तिवारी सोने के लिए जा चुके होते हैं। लेकिन बहुत अर्जेंट मीटिंग का हवाला देकर के जब एनडी तिवारी से मिलने के लिए गुलाम नबी आजाद उनके ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो तिवारी रात्रि के वेशभूषा में थे और वो उनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड को लेकर के 10 जनपद से क्या मैसेज है। गुलाम नबी आजाद एनडी तिवारी को बताते हैं कि सोनिया गांधी से बात हो गई है, उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है और जो पीसीसी प्रेसिडेंट हरीश रावत है उनकी मेहनत रंग लाई है और माना जा रहा है कि विधायक दल के नेता वही चुने जाने वाले हैं। यही 10 जनपद का आलाकमान का मैसेज भी है, तो हरीश रावत की शपथ होने वाली है। उसके बाद एनडी तिवारी खामोश हो जाते हैं और गुलाम नबी आजाद उनकी खामोशी को सहमति मानकर वहां से चले आते हैं और वो अगली सुबह देहरादून की फ्लाइट लेने की तैयारी में थे कि उनको सोनिया गांधी का फोन आता है। उनको 10 जनपद से बुलावा आता है कि सुबह एनडी तिवारी आए थे और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यह सुनकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद को तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो जानते थे कि चुनावी लड़ाई में कैंपेन के दौरान गुलाम नबी आजाद अच्छी तरह जानते थे कि एनडी तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी कहीं भी सीन में नहीं थे और पूरी कैंपेन में फ्रंट पर हरीश रावत लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन 10 जनपद का कांग्रेस आलाकमान का जब मैसेज आया तो गुलाम नबी आजाद ने वही मैसेज हरीश रावत को डिलीवर कर दिया कि आपको शांत बैठना पड़ेगा और आपको कांग्रेस आलाकमान के फैसले को मानना पड़ेगा। आप नहीं, एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल ये वो परतें हैं जिनको आज हम खोलने की कोशिश करते हैं ताकि हम वहां पहुंचने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हुआ कि राज्य का निर्माण, उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराने वाली बीजेपी, जो केंद्र की सत्ता में काबिज होने के बावजूद जब उत्तराखंड में पहला विधानसभा का चुनाव होता है तो वह बुरी तरह से हार जाती है और बीजेपी महज 19 विधानसभा सीटों पर सिमट जाती है और बहुमत कांग्रेस को मिलता है। वो दल जो 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों हारता है, क्योंकि जिस तरह से 2002 और 2007 के बीच कांग्रेस में जो एक तरह से खेल चलता है, क्योंकि कुर्सी पर जैसा मैंने पहले बताया कि खास नाटकीय परिस्थितियां हुई और तमाम हरीश रावत विरोधी धड़ों ने एनडी तिवारी को आगे किया और वो मुख्यमंत्री बनते, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते और उसके बाद हरीश रावत और उनका कैंप धरना धरना प्रदर्शन प्रदर्शन खेलता है। नतीजा 2007 में सत्ता पर बीजेपी आती है। लेकिन तब तक भी कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं थी। यशपाल आर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, हरक सिंह रावत को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है और एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनता है। 2012 में खंडूड़ी जब खुद कोटद्वार से हार जाते हैं तो एक मौका कांग्रेस को फिर मिलता है और सत्ता में काबिज होती है। इस बार मुख्यमंत्री हरीश रावत को नहीं, विजय बहुगुणा को बनाया जाता है। लेकिन विजय बहुगुणा को इस बार जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हरीश रावत भी पूरी बार्गेनिंग की पॉलिटिकल कीमत वसूलते हैं। नेता भले ही विजय बहुगुणा हो सरकार के, लेकिन हरीश रावत को पूरी कीमत उनको देनी पड़ती है। फिर चाहे स्पीकर का पद गोविंद सिंह कुंजवाल का हरीश रावत के खाते में जाता है, प्रीतम सिंह से लेकर सुरेंद्र सिंह नेगी से लेकर दिनेश अग्रवाल से कई अहम मंत्री पद भी हरीश रावत के कोटे उनके कैंप को देने पड़ते हैं और राज्यसभा की जब सीट आती है तो उस पर भी प्रदीप टम्टा को भेजा जाता है, यानी वो भी हरीश रावत की चॉइस होते हैं। लेकिन जून 2013 के डिजास्टर के बाद विजय बहुगुणा की कुर्सी छिन जाती है
तो मुख्यमंत्री फरवरी 2014 में हरीश रावत बनते हैं। लेकिन वहीं से कांग्रेस में टूट की एक और कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि हरीश रावत जिस तरह से विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए काफी कॉम्प्रोमाइज किया और बहुत सारे पद थे और बहुत सारी चीजें समझौते के तहत हरीश रावत कैंप को देनी पड़ी, लेकिन वैसा करने के लिए अब हरीश रावत तैयार नहीं थे, क्योंकि हरीश रावत को पूरा वरदहस्त राहुल गांधी का प्राप्त था और विजय बहुगुणा जून 2013 के डिजास्टर के बाद काफी हद तक एक तरह से कांग्रेस आलाकमान 10 जनपद की नजरों से एक तरह से उतर चुके थे। विजय बहुगुणा की डिमांड थी कि उनके करीबी सुबोध उनियाल को कम से कम मंत्री बनाया जाए। हरीश रावत इस पर भी तैयार नहीं होते हैं। विजय बहुगुणा की डिमांड थी कम से कम उनको राज्यसभा ही भेजा जाए, लेकिन हरीश रावत यहां पर भी तैयार नहीं होते हैं। मनोरमा शर्मा डोबरियाल को हरीश रावत राज्यसभा भेज करके विजय बहुगुणा को कड़ा मैसेज देते हैं कि उनके लिए अब नरमी की कोई गुंजाइश उनकी रिजीम में है नहीं। दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता में बाजी पलट चुकी थी, यूपीए सत्ता से बाहर हो चुकी थी, कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी थी और केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो चुकी थी और उसके बाद ऑपरेशन लोटस शुरू होता है और वो वक्त भी आता है जब हरीश रावत और विजय बहुगुणा में चीजें पटरी पर नहीं बैठती। तो 18 मार्च 2016 को एक कांग्रेस में बड़ा पाला बदल, एक बड़ी टूट होती है और विजय बहुगुणा के नेतृत्व में 9 सिटिंग विधायक कांग्रेस सरकार को छोड़ करके बीजेपी के पाले में चले जाते हैं। उसके बाद पूरा नाटकीय अंदाज में जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगता है, हटता है, कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलती है, हरीश रावत की फिर सत्ता में बहाली होती है। लेकिन तब तक उसके बाद रेखा आर्य, यशपाल आर्य, संजीव आर्य और बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं। एक तरह से इससे पहले हरीश रावत को जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, सतपाल महाराज भी छोड़कर जा चुके थे। यानी करीब करीब गढ़वाल में बड़ा कांग्रेस को डेंट लग चुका था। कुमाऊं में के भी सबसे बड़े दलित चेहरे यशपाल आर्य थे, वो जा चुके थे। उस कांग्रेस को रिवाइव करना हरीश रावत के बूते की बात नहीं थी और नतीजा ये रहा कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट जाती है और बीजेपी मोदी वेव में 57 सीटें जीतती है। एक प्रचंड ताकत की सरकार बीजेपी की बनती है। उसके बाद से ऑपरेशन लोटस चल रहा है और आज जब हम तस्वीरें देखते हैं कि शनिवार को रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के जब विधायक होते हैं तो राजेंद्र भंडारी वो कहते हैं कि वो मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे और उनके नाम को लेकर के जो चर्चाएं चलती हैं कि वो पाला बदलने वाले, वो सब अफवाहें हैं, फिजूल की बातें हैं और रविवार को वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में वो पटका पहनते हैं भगवा। ये बताता है कि किस तरह के हालात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब हम कांग्रेस की इन परतों को उधेड़ रहे हैं तो क्या हरीश रावत के लिए संभव नहीं था कि विजय बहुगुणा को राज्यसभा देते या हरीश रावत विजय बहुगुणा कैंप के एक दो लोगों को अकोमोडेट कर लेते? दिनेश दनय, राजेंद्र भंडारी को तवज्जो दी जा रही थी, अमृता प्रीतम से कुर्सी मंत्री पद की छीन ली जा रही थी। उसी दौर में क्या संभव नहीं था कि कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता था? उसके अलावा जब 2002 में एक तरह से जब कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनी, लेकिन जिस तरह से एनडी तिवारी को आगे करके हरीश रावत विरोधियों ने हरीश रावत को मात देने की कोशिश की, क्या वो कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालना नहीं था? तो अगर आप परत दर परत देखेंगे कि जिस राज्य के निर्माण में बीजेपी की बेहद अहम भूमिका रही हो और बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी को क्रेडिट दिया जाता हो, उस राज्य में भी कुछ महीनों की सरकार में बीजेपी जब दो दो मुख्यमंत्री देती है अंतरिम सरकार में, तो जनता मैंडेट कांग्रेस को देती है, यानी कांग्रेस को एक तरह से गले लगाती है। लेकिन फिर कांग्रेस में जिस तरह से नेताओं की रसाकशी चलती है, जो 2002 से लेकर के 2022 2024 जो आज तक चल रही है, आप कल्पना कर सकते हैं कि गढ़वाल की पूरी जो पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट है, उसमें 14 विधानसभा सीटों में एक विधायक थे बद्रीनाथ से कांग्रेस, क्या वो भी नहीं है? टिहरी पर नजरें बताई जा रही है, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस में जिस तरह से फैसले लेता कौन? यशपाल आर्य 5 साल तक बीजेपी की सरकार में मंत्री रहते हैं, ठीक चुनाव से पहले वो कांग्रेस में आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं। करण मारा विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, रानीखेत से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। भुवन कापड़ी तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए चूंकि पुष्कर सिंह धामी को हराते हैं खटीमा में, तो उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। वो कहीं ना कहीं एक तरह से लगता है कि युवा चेहरे को आगे लाया जा रहा है, लेकिन प्रीतम सिंह को छोड़ दिया जाता है, राजेंद्र भंडारी को छोड़ दिया जाता है। ये मैसेज क्या चल रहा है कांग्रेस में? ये फैसले कौन ले रहा है? आप किस तरह से कांग्रेस की पूरी रणनीति को देखिए, आज भी तीनों जो बड़े पद है वो कुमाऊं क्षेत्र में है। होगी कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी, लेकिन क्या दिख नहीं रहा था? क्या राजेंद्र भंडारी को रोका नहीं जा सकता था? क्या हरीश रावत विजय बहुगुणा की टूट को रोक नहीं सकते थे? क्या 2002 में कांग्रेस आलाकमान को दिखाई नहीं दे रहा था कि एनडी तिवारी की कोई कांग्रेस को सत्ता में लाने में योगदान नहीं है, हरीश रावत को कुर्सी मिलनी चाहिए थी? ये बहुत सारी चीजें जो बताती हैं कि उत्तराखंड की लड़ाई में कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ गई है। हर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के गलत फैसले थे
जो बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की दुर्गति उत्तराखंड में भी हरीश रावत सीएम रहते हुए 2-2 जगह से चुनाव हार जाते हैं, पिछला चुनाव 22 का लड़ते हैं, वो भी हार जाते हैं। ये बताता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस अब किस तरह रसातल में पहुंची हुई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कोशिश करेगी कांग्रेस का हारा हुआ नेता भी, कोई पूर्व विधायक भी, कोई विधायक भी, जो भी कांग्रेस से आता है उसे बटोर लिया जाए। तो अगर कांग्रेस की परतों को आप खोल के देखेंगे तो कांग्रेस आज जिस हालात में पहुंची हुई है, उसकी जिम्मेदार क्या कांग्रेस खुद नहीं है? और फिर उसका जब विश्लेषण 2002 से लेकर के 2024 तक करते तो आप देख सकते हैं कि इन 20, 22, 24 सालों में कांग्रेस नेतृत्व ने किस तरह से उत्तराखंड से पीठ फेरे रखी है और बीजेपी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम बीजेपी के नेता वो उत्तराखंड में किस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं और एक समय के अंतराल के बाद कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टूर लगते हैं, कभी अमित शाह के टूर लगते हैं, जेपी नड्डा के टूर लगते हैं और बीजेपी के प्रभारी तो अक्सर हर महीने एक तरह से एक अंतराल में उत्तराखंड में देखे जाते हैं। तो एक पार्टी किस तरह से कोशिश कर रही है उत्तराखंड में ताकत को बढ़ाने के लिए, जबकि बीजेपी की जड़ें एक तरह राम मंदिर आंदोलन के समय से उत्तराखंड में बहुत मजबूत रही हैं, आरएसएस की जड़ें मजबूत रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को जब-जब मौका मिला है आपसी कलह, नेताओं के अपने झगड़े, किस तरह से कांग्रेस को कमजोर करते रहे हैं। यही वजह है कि आज जब लोकसभा की लड़ाई में बीजेपी के पांचों कैंडिडेट अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि उसको रोज उस तरह की खबरों से टकराना पड़ता है कि आज कौन नेता चला गया, कल कौन नेता चला गया। नमस्कार।